गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का निवेश के लर्न एंड ग्रो सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम श्रेया है और मैं आज की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट अभी केवल सेशन को सुन सकते हैं। सेशन के दौरान आप अपने सवाल टाइप करके पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए चैट ऑप्शन को यूज करना है और आप उस द्वारा अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये इवेंट रिकॉर्ड किया गया है और इसकी रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ भी शेयर कर दी जाएंगी। आज हमारे सेशन का टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, हाउ टू ग्रो योर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर राहुल रंजन जी जुड़ चुके हैं। Rahul Ranjan ji is a CFP financial coach and corporate trainer. Rahul Ranjan ji is a qualified certified financial planner and a freelancer financial trainer for the banking and financial sector for more than 21 years. Rahul is a CFP and done his master's in insurance business and bachelor in commerce from Delhi University. Rahul ji provides training on various aspects of personal finance, ranging from financial planning, risk management, insurance, investment, retirement, taxation, estate planning, macroeconomics for financial market, debt market, equity, mutual fund, and banking subject. He regularly conducts investor awareness program. तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगी राहुल जी से कि वो इस सेशन को आगे लेकर जाएं। ओवर टू यू राहुल जी। थैंक यू मैम। आज का सेशन आगे स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज एकदम साफ दिखाई पड़ रही है, मतलब सुनाई पड़ रही है? यस। चैट बॉक्स में यस लिख के बताएं। ठीक है, गौतम जी ने लिखा यस। आवाज एकदम क्लियर है, बिल्कुल सही। फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी ने कभी ना कभी अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट किया है। जस्ट मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों ने कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है? कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है? अनिल कुमार सेठी जी ने किया है, कनक कोठारी जी ने किया है, वेरी गुड। आप में से मैं उम्मीद करता हूं सभी ने म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट किया होगा, यस और नो? वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा और भी कई चीजें होंगे, जैसे आप लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में भी कभी इन्वेस्ट किया होगा, और सेविंग अकाउंट तो मैं मान के चल रहा हूं कि सबके पास होगा ही होगा। कनक जी ने लिखा है नो, वेरी गुड। कनक जी ने नहीं किया फिक्स डिपॉजिट में। तो मैं सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप जब भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप या दुनिया में कोई भी व्यक्ति, तो उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से फीचर्स को ढूंढा जाता है? हम लोग कौन कौन से फीचर्स को देखते हैं? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी, रिटर्न, ग्रोथ, सेफ्टी, गारंटेड इनकम, लिक्विडिटी, रिस्क एंड रिटर्न। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने लिखा है सबसे पहले सिक्योरिटी या सेफ्टी। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं रिटर्न। तीसरी चीज हम लोग देखते हैं लिक्विडिटी, यानी कि जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्या मुझे उस समय पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी हम लोग एक और चीज देखते हैं जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप या आपके क्लाइंट्स, एक और चीज रह गया है। एक और चीज हम लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया, कनक जी ने लिखा है टैक्सेशन। तो मेनली जब भी हम लोग किसी भी सेविंग या फाइनेंशियल प्रोडक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो मेनली चार चीजें देखते हैं। सबसे पहला जो है, अनिल कुमार जी ने एक बहुत अच्छी चीज देखी, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। बहुत बढ़िया। मेजरली हम लोग चार चीजें ही देखते हैं। सबसे पहला है सेफ्टी, मेरा पैसा कितना सेफ रहेगा,
कितना पैसा अनसेफ रहेगा। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि मुझे इंटरेस्ट क्या मिलेगा, रिटर्न क्या मिलेगा। तीसरी चीज, जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी क्या ये पैसा मुझे मिलेगा या फिर मुझे इंतजार करना पड़ेगा। और चौथी चीज हम लोग देखते हैं टैक्स। टैक्स कम लगेगा या बिल्कुल नहीं लगेगा या बहुत ज्यादा लगेगा। ये चार चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं दो ही चीजों को डिस्कस करूंगा। वो रहेगा आपका सबसे पहले सेफ्टी या सिक्योरिटी, और दूसरी चीज मैं डिस्कस करूंगा रिटर्न। बाकी चीजों को भी मैं डिस्कस करूंगा, टैक्सेशन को। आपके हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा सेफेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट कौन सा होता है? सबसे ज्यादा सेफेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, गौतम जी ने लिखा है एफडी, कनक जी ने लिखा है एफडी, राजीव शर्मा जी ने लिखा है सेविंग बैंक। बहुत बढ़िया। मैं दुनिया में किसी भी देश में चला जाऊं, अगर मैं लोगों से बोलूंगा सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो जवाब जनरली फिक्स डिपॉजिट ही मिलेगा, जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट होता है। कुछ देशों में एफडी की जगह वो लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जनरली यूरोपियन कंट्रीज में, उसको वो बोलते हैं कि बॉन्ड। बॉन्ड और एफडी फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट ही है। तो कभी अगर बॉन्ड कोई बोलता है तो देख के घबराना नहीं है, उनके कंट्री में बॉन्ड्स ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, उसको भी एफडी की जगह बॉन्ड बोला जाता है। तो एफडी सबसे सेफेस्ट होता है। जस्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको फिक्स डिपॉजिट में कितना रिटर्न मिलता है अगर आप बैंक में जाते हैं? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। राजीव शर्मा जी ने लिखा है 6 से 7%, बहुत बढ़िया। बाकी और लिखिए। कनक कोठारी जी ने भी लिखा है 6 से 7%। अनिल कुमार सेठी जी ने ये लिखा है 5 से 8%, बिल्कुल सही। कुछ बैंक 8% तक भी अभी दे रहे हैं। अनिल भट्ट जी ने लिखा है 5 से 6%। मिस्टर बीतन हलदार जी ने लिखा है 5.35%, बहुत बढ़िया। तो जनरली हम लोग आज के रेट में मैं कह सकता हूं कि 5 से 7% के आसपास एवरेज मुझे रिटर्न मिल रहा है। कुछ बैंक थोड़ा सा कम देते हैं, जनरली वो सरकारी बैंक्स हैं। कुछ प्राइवेट बैंक में छोटे साइज के बैंक हैं, वो आपको 7-8% तक भी रिटर्न दे रहे हैं। तो जस्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये रिटर्न अच्छा है? 5-7% का जो रिटर्न है, ये अच्छा रिटर्न है या बुरा रिटर्न है? जस्ट चैट बॉक्स के बाद में हमसे। अनिल कुमार भट्ट जी ने लिखा है नो। बाकी लोगों का भी राय। अनिल कुमार सेठी जी ने लिखा है नो। कनक कोठारी जी ने लिखा है बैड। राजीव शर्मा जी ने लिखा है जस्ट बेटर देन कीपिंग एट होम, बहुत बढ़िया। यानी कि आप लोग, मिस्टर बीतन हलदार जी ने लिखा है नो, आप लोग अभी जो एफडी में आपको रिटर्न मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। चलिए, आज मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि किसी भी देश में किस तरह से एफडी का रिटर्न डिसाइड किया जाता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ और देशों का भी एनालिसिस कर लेता हूं। अभी जैसे आपको 5 से 7% भारत में जो मिल रहा है वो बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ और देशों की भी समीक्षा करता हूं। मैं आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में ले चलता हूं। सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। बिल्कुल सही, राजीव शर्मा जी ने लिखा यूएस, गौतम जी ने लिखा यूएस, और अनिल कुमार सेठी जी ने भी लिखा यूएस, कनक कोठारी जी ने लिखा यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है। अब मैं अगर यहां पर अगर एफडी का रिटर्न देखता हूं, तो लॉन्ग टर्म में लगभग 1 से 1.5% के बीच में रिटर्न देखा गया है। 1 से 1.5% के बीच में एफडी जैसे प्रोडक्ट में वहां पर रिटर्न आता है। चलिए, अब मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में तो नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन मैं एक ऐसे देश में ले चलता हूं जो
भले शक्तिशाली नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे सफलतम देशों में से एक है। साइज में बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन बहुत सफल है, और ये हमारे एशिया में ही आता है। मैं किस देश की बात कर रहा हूं? बिल्कुल सही, अनिल कुमार सेठी जी ने लिखा है जापान। सर गौतम जी ने लिखा है इंडिया। चिंता मत कीजिए, भारत भी आएगा सबसे सफलतम देशों में। तो दुनिया का सबसे सफलतम देश साइज में छोटा है, एशिया में है, उसका नाम है जापान। अब मैं आपको जापान में ले चलता हूं, और जापान में जब किसी बैंक में आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि बैंक में आप कुछ भी पैसा रखें, उसके ऊपर आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। किसी भी तरह का रिटर्न नहीं मिलता है, यानी कि 0% इंटरेस्ट। भारत में हमने देखा 5 से 7%, अमेरिका में 1 से 1.5%, जापान में 0%, यानी कि कोई रिटर्न नहीं। अब मैं एक और देश की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जस्ट एक छोटा सा सवाल। भारत में किस राज्य, किस स्टेट के लोग पैसे के मामले में सबसे ज्यादा समझदार माने जाते हैं? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। बिल्कुल सही, गौतम जी ने एकदम सही लिखा है, गुजरात। अनिल कुमार भट्ट जी ने भी लिखा है गुजरात, वेरी गुड। कनक कोठारी जी ने लिखा है गुजरात, और राजीव शर्मा जी ने भी लिखा है गुजरात। बीतन हलदार जी ने भी लिखा है गुजरात, और अभिजीत चटर्जी ने भी लिखा है गुजरात। एकदम सही। पैसे के मामले में तो पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा आज तक समझदार लोग हुए हैं, वो हुए हैं गुजरात से। ठीक इसी तरह एक देश जो है, साइज में शायद गुजरात जितना ही बड़ा होगा, उसको वहां पर के लोगों को पैसे के मामले में बहुत सफल माना जाता है। एक छोटा सा देश है, लेकिन पैसे के मामले में वहां पर के लोगों को बहुत सफल माना जाता है। तो उसको मैं कह सकता हूं दुनिया का गुजरात है। नहीं सर, दुबई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, सिंगापुर भी नहीं है। वो यूरोप में वो देश है, वो देश यूरोप में है। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। एकदम सही, गौतम जी ने एकदम सही लिखा है स्विट्जरलैंड। एकदम सही, गौतम जी ने लिखा है स्विट्जरलैंड। गौतम जी, अभिजीत जी ने लिखा है, और राजीव शर्मा जी ने लिखा है। हर्षित पटेल जी ने एकदम साफ साफ लिख दिया स्विस। जितने भी स्विस बैंक हैं, आप सभी जानते हैं कि वो प्रसिद्ध हैं, क्योंकि दुनिया से जितना भी ब्लैक मनी है, सारा इन्हीं सारे बैंकों में जाके जमा हो जाता है। सत्य प्रताप जी ने भी लिखा है स्विस। तो स्विट्जरलैंड के लोग जो हैं, पैसे के मामले में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा समझदार होते हैं। अब ऐसा नहीं है स्विट्जरलैंड में केवल बैंकिंग बिजनेस होता है, उनके देश में बहुत से काम होते हैं। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा स्विट्जरलैंड प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजीव शर्मा जी ने लिखा है, बिल्कुल सही, घड़ियां। घड़ियां जो हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं स्विट्जरलैंड के, स्विस वॉचेस। लेदर आइटम्स स्विट्जरलैंड के बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा चॉकलेट, एकदम सही, कनक जी ने लिखा है चॉकलेट। चॉकलेट स्विट्जरलैंड के बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लोगों को चिकनगुनिया नहीं होता, मलेरिया नहीं होता, डेंगू नहीं होता। उसके ही पीछे बहुत बड़ा कारण है कि स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पर मच्छर नहीं होते। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण स्विट्जरलैंड बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब अगर मैं स्विट्जरलैंड के किसी बैंक में जाता हूं, और वहां पर जाके मैं वहां पर के किसी ऑफिसर से बोलता हूं कि सर मुझे एक एफडी करवाना है, तो वो तुरंत मुझे देखेंगे और देख के समझ जाएंगे कि ये इंडिया से है।
मैं बोलूंगा सर एफडी कराना है, उनका जवाब होगा सर हमारे देश में एफडी जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। हमारे देश में इनफैक्ट सेविंग बैंक अकाउंट भी नहीं होता है। हमारे देश में केवल एक बैंक अकाउंट होता है, जिसको कि साधारण भाषा में करंट अकाउंट बोलते हैं। और इस करंट अकाउंट में भी आप जितना ज्यादा पैसा रखेंगे, हम आपसे उतना ज्यादा फीस चार्ज करेंगे। यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा रखिए और हमें ज्यादा से ज्यादा फीस दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं स्विट्जरलैंड के किसी बैंक में अपना पैसा रखता हूं, तो मुझे नेगेटिव इंटरेस्ट मिलेगा, माइनस में इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने क्या देखा, भारत में 5 से 7%, अमेरिका में 1 से 1.5%, जापान में 0%, और स्विट्जरलैंड में मुझे नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। तो बताइए, अब भारत का 5 से 7% अच्छा लगा या नहीं लगा? सर स्विट्जरलैंड में टैक्स लॉज बहुत अच्छे हैं। अभी मुझे लेटेस्ट तो नहीं मालूम, लेकिन 2007 में एक बार मैं पढ़ रहा था, अभिजीत ने जी ने एक बहुत अच्छी चीज पूछी है कि टैक्स इन स्विट्जरलैंड। 2007 का मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय जब मैं एक बार पढ़ रहा था। मान लेते हैं कि स्विट्जरलैंड में मैं जाता हूं और वहां पर 20 साल तक मैं कोई बेकरी की दुकान चलाता हूं। जस्ट समझ लें, समझने के लिए, बेकरी की दुकान चलाता हूं। उस बेकरी की दुकान को मैं 20 साल तक चलाता हूं। उनके देश में उस समय केवल एक टैक्स लगता था, डायरेक्ट टैक्स कुछ भी नहीं था, इनडायरेक्ट टैक्स केवल एक लगता था, जिसको कहा जाता था वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। कितना लगता था? 1.5%, 1.5%, केवल 1.5% वहां पर वैट लगता था। और वो भी कंपल्सरी नहीं है उनके देश में। उनके देश में मैं वैट दूं या ना दूं, मेरी स्वेच्छा है। उनके देश में एक वैट कमिश्नर आता है, था मेरे दुकान पे। वैट कमिश्नर आता था हर महीने, बाकायदा जैसे भारत में इंश्योरेंस एजेंट हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसी तरह से वैट कमिश्नर होते हैं। सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। वो जितना ज्यादा वैट इकट्ठा करेंगे, उस हिसाब से उनको कमीशन मिलता है। वो आके मुझे सबसे पहले बताएंगे, देखिए वैट देते हैं तो उससे क्या क्या फायदा होता है हमारे देश को, हमारा देश कितना आगे बढ़ता है, वो सारी चीजें बताते हैं। तो 1.5% केवल वैट है। अब मान लेते हैं वहां पे 20 साल तक मैं बेकरी की शॉप चलाता हूँ, और ईमानदारी से जितना भी मेरा सेल होता है उसमें 1.5% का वैट लगा के स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को दे देता हूँ। अब 20 साल तक वहां पर मैंने काम किया, मुझे लगा कि मैंने काफी पैसा जोड़ लिया है। अब चलते हैं भारत वापस, और मैं भारत वापस आ जाता हूँ। वहां पर की गवर्नमेंट को जब पता चलता है कि अब उनके कंट्री में मैं नहीं रहता हूं और कभी भी वापस नहीं आऊंगा, तो वहां पर की गवर्नमेंट मुझे एक थैंक्स लेटर मुझे इंडिया में वापस भेजती है कि सर, पिछले 20 सालों में आपने जो हमारे कंट्री को वैट दिया, उससे हमारी कंट्री को बहुत अच्छा ग्रोथ मिला। अगर आप हमारे देश में रहते तो आपके बुढ़ापे की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। लेकिन क्योंकि अब आप भारत हमेशा हमेशा के लिए वापस चले गए हैं, तो आपने इस जिम्मेदारी से हमें वंचित कर दिया। तो इसलिए पिछले 20 साल में आपने जितना भी वैट हमें दिया है, हम पूरा का पूरा वैट वापस करते हैं आपको। तो यह है स्विट्जरलैंड का 2007 का रूल। अभी लेटेस्ट मुझे नहीं मालूम है, ये उस समय मैं पढ़ रहा था तो मैं बता रहा हूँ। तो ये है स्विट्जरलैंड का। तो यानी कि स्विट्जरलैंड में मुझे नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। अब हम लोग दो देशों को, तो अब बताइए 5 से 7% जो आपको मिल रहा है भारत का, वो अच्छा है या बुरा है? गौतम जी ने लिखा है गुड। अब आपको 5 से 7% अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जब दूसरे देशों में आपने देखा। बिल्कुल सही, राजीव शर्मा जी एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 30% टैक्स के मुकाबले कुछ नहीं, आगे बिल्कुल बढ़ेंगे। एकदम सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं।
अब मैं केवल दो और कंट्री की मैं और बात करूंगा, वैसे तो मेरे पास बहुत सा डेटा है, लेकिन मैं केवल दो ही देश का बात करूंगा। एक ऐसा देश जिसका साइज भारत से बड़ा है, दक्षिणी अमेरिका में आता है, साउथ अमेरिका में आता है। मैं किस देश की बात कर रहा हूं? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। बिल्कुल सही, ब्राजील। राजीव शर्मा जी ने लिखा है ब्राजील। तो ब्राजील में मान लेते हैं मैं जाता हूं, तो वहां पर जब मैं बैंक एफडी करवाने के लिए जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि वहां पर जो एवरेज फिक्स डिपॉजिट रेट है वो लगभग 20 से 25% है। यानी कि जब मैं ब्राजील में अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 20 से 25% का रिटर्न मिलेगा बैंक एफडी में। कैसा लगा? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं कैसा लगा। अनिल कुमार भट्ट जी ने लिखा है वेरी गुड। गौतम जी ने लिखा है टू गुड। चलिए अब मैं केवल एक देश की और बात करूंगा, ब्राजील से काफी लगा हुआ है। और सर पूरी स्टोरी भी मैं बताऊंगा, राजीव शर्मा जी ने लिखा है फुल स्टोरी बताऊं, अभी मैं वो भी बताऊंगा। अब ब्राजील से ही लगा हुआ एक और देश है, और वो देश बहुत बड़ा साइज नहीं है। मैं किस देश की बात कर रहा हूं? सर मैक्सिको नहीं है। मैक्सिको ऊपर की तरफ हो जाता है। चिली भी नहीं है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। आज तक पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हुई हैं वो उसी देश से हुई है। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स एकदम सही। राजीव शर्मा जी ने लिखा है वेनेजुएला। कनक जी ने भी लिखा है वेनेजुएला। हर्षित पटेल जी ने लिखा है वेनेजुएला। तो आज तक जो सबसे ज्यादा विश्व सुंदरियां हुई हैं वो वेनेजुएला से हुई हैं। तो अब मैं आपको वेनेजुएला में ले चलता हूं और वहां पर किसी बैंक में ले जाता हूं, और वहां पर आपको बैंक एफडी में मिलता है लगभग 35 से 40%। कुछ बैंकों में उससे भी ज्यादा, 35 to 40%। अब बताइए कैसा लग रहा है? ब्राजील में 20 से 25%, वेनेजुएला में 35 से 40%। कैसा लगा? अनिल कुमार जी ने लिखा है नॉट गुड, दिस कंट्री वेंट बैंकरप्ट फ्यू इयर्स अगो। इंडिया के हिसाब से बहुत अच्छा। बिल्कुल सही, अनिल कुमार जी ने लिखा है। तो हमने यहाँ पर क्या चीज देखा कि अलग अलग देशों में बहुत एक्सट्रीम है, बहुत अलग अलग। एक्चुअली जब वेनेजुएला बोला तब आप लोगों को लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वेनेजुएला की इकोनॉमी आज से करीब करीब 3 साल पहले पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि वहां पर की गवर्नमेंट ऐसी थी, मतलब जैसा आपको मैं बता रहा हूँ, वहां पर स्कूल होते थे, स्कूल में बच्चे भी होते थे, लेकिन बच्चे वहां पर क्लास नहीं अटेंड करते थे। उस स्कूल में टीचर होते थे, टीचर्स को जॉब मिलती थी, लेकिन वो बच्चों को क्लासरूम में जाके नहीं पढ़ाते थे। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही थी आपके घर में, अपने आप आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पहुंच जाएंगे जिससे आप बड़े आराम से उस देश में सरवाइव कर सकते हैं। आपको जिंदगी भर कुछ काम नहीं करना, बस बैठ के आलसियों की तरह पड़े रहे। यही रीजन है कि वेनेजुएला बर्बाद हो गया। एक्चुअली यहाँ पर, वहां पर स्टार्टिंग में तेल बहुत था। तेल बेच बेच के इतना पैसा मिला था वेनेजुएला को कि वहां पर के लोग एकदम आलसी हो गए, बर्बाद हो गए। तो अगर, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कंट्री में अगर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज करने लगती है, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने लगती है, तो वो देश बर्बाद हो जाता है। तो इतना भी ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी देश में कि आपको काम ही ना करना पड़े। तो अलग अलग देशों में हमने क्या देखा, अलग अलग तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल भारत में 5 से 7%, अमेरिका में 1 से 1.5%, जापान में 0%, स्विट्जरलैंड में माइनस नेगेटिव, ब्राजील में 20 से 25% और वेनेजुएला में 35 से 40%। बहुत एक्सट्रीम है ये सारी चीजें। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि किसी भी देश में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे करके डिसाइड किया जाता है, तो हमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल जाएगा कि एक इन्वेस्टर या एक सेवर के रूप में हमें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए। किसी भी देश में सबसे ज्यादा कामचोर, बेईमान, बेवकूफ, बेकार एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में मिलेंगे? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। किसी भी देश में सबसे ज्यादा बेकार, बेईमान, कामचोर, आप काफी हद तक कनक जी सही डायरेक्शन में हैं, उसको क्या बोला जाएगा? बिल्कुल सही, हर्षित पटेल जी ने एकदम सही लिखा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। किसी भी देश में सबसे ज्यादा बेईमान, कामचोर और मतलब बेकार एम्प्लॉयज गवर्नमेंट के पास होते हैं। चलिए मेरा अगला सवाल, किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा काबिल, होनहार, मेहनती और ईमानदार और सुपर जीनियस एम्प्लॉयज किस डिपार्टमेंट में मिलेंगे? किसी भी देश में सबसे ज्यादा काबिल, मेहनती, ईमानदार, सुपर जीनियस, सर नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं होते, प्राइवेट नहीं होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट का अफसर छोड़ ही दीजिए। मेहनती मैं मानता हूं, लेकिन ईमानदार ये एक डाउटफुल केस है। किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा ईमानदार, मेहनती, काबिल और सुपर जीनियस लोग मिलेंगे किसी भी देश में? एंटरप्रेनर नहीं, आईटी नहीं, आर&डी नहीं, बैंक भी नहीं। अभिजीत जी एकदम सही डायरेक्शन में है, आर्मी लिखा है उन्होंने। आर्मी किस में आती है? आर्मी किस में? एकदम सही, कनक जी ने लिखा है गवर्नमेंट। एकदम सही, कनक जी ने लिखा है गवर्नमेंट। डिफेंस गवर्नमेंट में आती है। अगेन हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सट्रीम, सबसे ज्यादा बेकार और सबसे ज्यादा काबिल गवर्नमेंट के पास है। सबसे ज्यादा कामचोर और सबसे ज्यादा मेहनती भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। सबसे ज्यादा बेवकूफ और सबसे ज्यादा समझदार या सुपर जीनियस वो भी गवर्नमेंट के पास होते हैं। सबसे ज्यादा बेईमान और सबसे ज्यादा ईमानदार भी गवर्नमेंट के पास होते हैं। यही कारण है कि कोई देश सरवाइव कर पाता है, नहीं तो किसी भी देश का सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। तो अब होता क्या है, गवर्नमेंट के पास सबसे काबिल लोग हैं, तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट या किसी भी देश में जो भी उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट कह लें या फाइनेंस मिनिस्ट्री कह लें या कुछ भी आप कह लें, हर एक देश का अलग अलग सिस्टम हो सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने पास सबसे ज्यादा जो काबिल, समझदार, सुपर जीनियस इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस, मैथमेटिशियंस, इन सबको अपने पास बुलाती है और उनसे बोलती है कि आप हमें अपना एक प्रिडिक्शन बताएं, एक कैलकुलेशन बताएं कि आने वाले कुछ सालों में हमारे देश में महंगाई कितनी रहेगी। यानी कि 1-2 साल में कह सकते हैं कि महंगाई कितनी रहेगी, और इसके अलावा एक और चीज, आने वाले 8, 10, 15 सालों में हमारे देश में महंगाई कितना रखना है। मेरा जो दूसरा वर्ड है ना, आने वाले 8, 10, 15 साल में महंगाई कितना रखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ
कि किसी भी देश में जो महंगाई होती है वो पूरी तरह से प्लान्ड होती है। अनप्लान्ड महंगाई नहीं होती, वो प्लान्ड महंगाई होती है। क्योंकि एक इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी देश में महंगाई खत्म हो जाएगी तो उस देश का ग्रोथ भी रुक जाएगा। इसलिए महंगाई भी जो होती है वो प्लानिंग के साथ की जाती है कि कितना महंगाई रखना है लॉन्ग टर्म में। तो अब क्या होता है कि सबसे अच्छे मैथमेटिशियन, सबसे अच्छे स्टैटिस्टिशियन, सबसे अच्छे फाइनेंस एक्सपर्ट और सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट के पास हैं। वो लोग गवर्नमेंट को पूरा होमवर्क करके देते हैं कि आने वाले, जस्ट समझने के लिए, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बस मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 1-2 सालों में महंगाई 10% रहेगी और आने वाले 8-10-15 सालों में भी 10% ही महंगाई रहेगी। तो अब अगर 10% महंगाई है, मेरे या आप जैसे साधारण व्यक्ति को अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मिल जाता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में, तो एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत कहता है कि अगर इन्फ्लेशन के बराबर, महंगाई के बराबर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, धराशायी हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगा। तो कभी भी महंगाई के बराबर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, उससे थोड़ा सा कम दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं महंगाई 10% है तो मुझे या आपको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, थोड़ा महंगाई से कम। अब मुझे 9% मिल रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि पीछे महंगाई क्या है, कैलकुलेशन के पीछे महंगाई भी है। 9% मिल रहा है, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, अरे 9% तो बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है, इतना अगर मुझे मिलता रहे तो मुझे तो कहीं और इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब होता क्या है कि इस दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा सुपर जीनियस हो, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। इस दुनिया में हर एक से गलतियां होती हैं, मेरे से भी होती हैं, आपसे भी होती होंगी, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं, चाहे कितना भी सुपर जीनियस हो। तो इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट सब होने के बावजूद भी गलतियां होती हैं। मान लेते हैं 10 में से 8 साल का तो उनका कैलकुलेशन एकदम सही निकला कि 10% ही महंगाई चली, लेकिन 2 साल ऐसा हो गया कि महंगाई 5-6% पे आ गई। अब अगर महंगाई 5-6% पे आ जाती है तो अगेन ये चांस है कि पूरा का पूरा इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए। तो इस तरह का सिचुएशन ना आए तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे और आपके ऊपर टैक्स लगाती है। किस तरह से टैक्स लगाती है? जैसे भारत में अगर आप एफडी, बैंक एफडी करते हैं, आपका जो भी टैक्स का स्लैब है उस हिसाब से आप हमें टैक्स पे कर दीजिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं मैं 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आता हूं तो मुझे 30% के हिसाब से टैक्स पे कर देना है। तो इस ढंग से मैं टैक्स पे करूंगा। अब आ जाते हैं इसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से पड़ता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, सॉरी, आपका इन्फ्लेशन है 10%, जो मुझे रिटर्न मिलता है वो मिलता है 9%, और मैं आता हूं 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में। मैं आता हूं 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में, तो 9% का 30% कितना हो गया? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं, 9% का 30% क्या हो गया?
सर एग्जैक्टली 3% नहीं होगा, 3% से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा और। एकदम सही, अभिजीत जी ने लिखा है 2.7%। 9% का 30% होता है 2.7%। अब जस्ट मैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 30% लिखा है, इसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है, सेस भी लगता है, तो आपका 1/3 से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए 9% का मुझे इंटरेस्ट मिला, 2.7% मैंने टैक्स पे कर दिया, मेरे जेब में कितना आया? 6.3%। ये मेरे जेब में फाइनल रिटर्न आया। यानी कि मुझे 9% का इंटरेस्ट नहीं मिला, बैंक ने अगर मुझे 9% दिया तो 9% नहीं मिला, फाइनली जो मेरे जेब में आया वो है 6.3%। लेकिन इसी पीरियड में क्या है, महंगाई है 10%, तो 6.3% माइनस 10% क्या बना? जस्ट चैट बॉक्स में लिख के बताएं। अभिजीत जी ने पूरा कैलकुलेशन भी दिया है। 6.3% माइनस 10% कितना बना? 6.3% माइनस 10% कितना बनेगा? आंसर माइनस में आएगा क्योंकि महंगाई ज्यादा है। बिल्कुल सही, गौतम जी ने एकदम सही लिखा है 3.7%। जो मेरे जेब में जो फाइनल रिटर्न आया है वो आया है -3.7%। यानी मैं किस कंक्लूजन पे पहुंचा? मैं अपने ही कमाए हुए पैसे को नहीं बचा पाया, मैं अपने ही कमाए हुए पैसे को नहीं बचा पाया। ये बहुत पेनफुल होता है। आपने यहां पर क्या देखा? 9% बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन टैक्स और इन्फ्लेशन की जब मेरे ऊपर मार पड़ी, मैं अपने ही पैसे को नहीं बचा पाया, और ये बहुत पेनफुल होता है। और किसी भी देश में इस तरह का सिचुएशन वहां पर की जनता हमेशा झेलती है, अपने ही कमाए हुए पैसे को नहीं बचा पाए। अब हम लोगों को क्या होता है, जब मैं आपको इस तरह से कोई कैलकुलेशन बताता हूं तो उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। तो मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। भारत में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल बैंक कौन सा है? सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल बैंक कौन सा है? चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। सर एचडीएफसी नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दिया अनिल कुमार भट्ट जी ने, एसबीआई। राजीव शर्मा जी ने लिखा है एसबीआई। अभिजीत जी ने लिखा है एसबीआई। दीपिका सिंह जी ने लिखा है एसबीआई। दिलीप, बिल्कुल सही है, सबने एसबीआई लिखा है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा मोस्ट रिस्पेक्टेबल बैंक है वो है एसबीआई। मैंने क्या किया, ये पूरा 1999 से लेके 2015-16 तक का डेटा है, ऑलमोस्ट 16 साल का डेटा है। आप चाहें तो और भी लंबा डेटा ले सकते हैं, उसके बाद का भी, अभी तक का भी पूरा डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन मेन हमारा पर्पस है पूरा एक कॉन्सेप्ट समझना। मैं क्या करता हूं, एसबीआई बैंक के वेबसाइट पे जाता हूं,
राइट हैंड साइड में ऊपर एक सर्च का एरिया है, वहां पे सर्च पे जाता हूं और वहां पर टाइप करता हूं हिस्टोरिकल फिक्स्ड डिपॉजिट रेट, हिस्टोरिकल फिक्स्ड डिपॉजिट रेट। मैं क्या करता हूं, 1 अप्रैल को हर साल 1 साल के एफडी का क्या रेट है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो मैं लिख लेता हूं। 1 अप्रैल को मान लेते हैं मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और अगले 1 अप्रैल को मैं पैसा अपना विड्रॉ कर लेता हूं, और जो भी हर साल के शुरुआत में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो मैं इधर लिख लेता हूं। अब यहां पर मैं देखता हूं जैसे 1999-2000 में करीब करीब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 9% के करीब था, और एक साल ऐसा भी था सन 2004-2005, इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पे भी चला गया था। 2004 और 2005 की मैं बात कर रहा हूं। फिर बाद में 2012-13 में फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25 पे आ गया, और आप में से कई लोगों को याद होगा कि इसी साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से भी ज्यादा हो गया था। ये मैं एसबीआई बैंक की बात कर रहा हूं। तो ये पूरा 16 साल का डेटा है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। कम इंटरेस्ट भी था, कभी 5% पे भी था और कभी 9.25% पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गया था। अब भारत में इन्फ्लेशन का बहुत सा डेटा आता है, इन्फ्लेशन का बहुत सा डेटा आता है, और उन सारे डेटा में से मैं क्या करता हूं, केवल एक ही डेटा लेता हूं, काफी ऑथेंटिक डेटा माना जाता है, जो साल में केवल एक बार पब्लिश होता है। इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हर साल जनरली जून महीने तक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को पब्लिश कर देती है। मैं क्या करता हूं, जिस साल मैंने डिपॉजिट किया है उस साल का मैंने ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लिख लिया, और जिस साल मैं अपने पैसे को विड्रॉ करता हूं उस साल का मैंने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को लिख लिया। अब इस हिसाब से मैं इन्फ्लेशन को यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं। तो यहां पर जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मैं देखता हूं एक साल ऐसा भी था, एक साल ऐसा भी था जब महंगाई दर 12.5% थी, 2009-2010, और एक साल ऐसा भी था 2004 और 2005 जब महंगाई दर 3.54% थी। अब मैं क्या करता हूं, इन्फ्लेशन और टैक्स को एडजस्ट करके मैं अपना फाइनल रिटर्न निकालता हूं जो मुझे मिलता है। मान लेते हैं मैं 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आता हूं, मैं 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आता हूं। मैं देखता हूं एक साल 2010 और 2011 ऐसा भी था जब मुझे -6.21% का रिटर्न मिला, माइनस। और एक साल ऐसा भी था जब मुझे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न मिला, तो वो था 1.93% का रिटर्न। यानी कि जब मुझे नुकसान हुआ तो -6.21%, यानी कि ऑलमोस्ट 6.25% का नुकसान हुआ। यहाँ पर मैं देखता हूँ 6.83, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर बोलूंगा 7% का मुझे नुकसान हुआ। और जब फायदा हुआ तो ये सबसे ज्यादा मुझे एक साल फायदा हुआ था 1.93, यानी कि 2% के आसपास। मैं ज्यादा समय में क्या देखता हूं, मैं अपने ही कमाए हुए पैसे को नहीं बचा पाया, ज्यादा समय में लॉस में हूं आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इन्फ्लेशन। तो ये दो बहुत बड़े दैत्य हैं जो आपके कमाए हुए पैसे को खत्म कर देते हैं, बहुत बड़े दैत्य हैं। हम लोग इनको सोच नहीं पाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े दैत्य हैं। आप देखेंगे जब आपको नुकसान हो रहा है तो 7% तक नुकसान हो रहा है, और जब फायदा हो रहा है तो मैक्सिमम 2% के आसपास हो रहा है। और ज्यादा समय आप देखेंगे आपका ये वाला जो सिचुएशन है वो रेड कलर में ही है। आप कितना भी पुराना डेटा निकाल लें, आप इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ज्यादा समय तो
मुझे नुकसान ही होता है। तो ये हो गया रियल डेटा, यानी कि एक्चुअल डेटा जिसको हम लोग देख रहे हैं। अब ये अभी तक मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, फिर दूसरा एसबीआई का डेटा को मैंने एनालाइज किया कि आप अपने ही कमाए हुए पैसे को नहीं बचा पा रहे हैं। अब इसके अलावा भारत में या कहीं की भी मैं बात करूं, हम लोग अपने रियल लाइफ में इस चीज को कैसे करके महसूस करते हैं। जस्ट मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसा कमाते हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, मोर देन 30 इयर्स? जस्ट अपना मी लिख के आप जवाब दे दें। कनक जी ने लिखा, हाँ आपको 30 साल से ज्यादा हो गए। क्या कोई और है यहाँ पर जिसको 30 साल से ज्यादा हो गया है? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको 20 साल से ज्यादा हो गया? अनिल कुमार जी को भी 30 साल हो गए हैं, अभिजीत जी को 20 साल से ऊपर हैं, और कोई है जिसको 20 साल से ज्यादा का अनुभव हो गया है पैसा कमाते हुए? काफी लोग हैं। सत्य प्रताप जी को एग्जैक्ट 20 साल का हुआ है। क्या कोई ऐसा है जिसको 10 साल से ज्यादा हो गए हैं पैसा कमाते हुए? गौतम जी 10 साल से ज्यादा। हो सकता है यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 5 साल से तो कम ज्यादा हो ही चुके हैं। अखिलेश कुमार सिंह जी, वेरी गुड। आप अपने उस दिन को याद कीजिए जब पहली बार आपको आपका इनकम मिला था, या सैलरी मिली थी, या पैसा मिला था। अपनी फीलिंग बताइए, आपको कैसा लगा था जब आपको पहली बार सैलरी या पैसा मिला था? कैसा लगा था? कनक कोठारी जी ने लिखा है जॉयफुल, बहुत बढ़िया। मुझे आज भी याद है जब मुझे पहली बार इनकम मिला था 1800 रुपए। मतलब मैं सच बात बोलूं, ऐसा लगा कि जैसे दुनिया जीत ली। गौतम जी ने लिखा है समथिंग मैजिकल। अनिल कुमार जी ने इमोजीज के थ्रू ये वाला साइन दिखाया है, यानी कि बहुत अच्छा लगा। ये एक ऐसा पल होता है जो इंसान कभी भी भूल नहीं पाता। इतना मतलब अच्छा अनुभव होता है जब पहली बार इनकम मिलता है या सैलरी मिलती है। वो अनुभव हम लोग बता नहीं सकते। अब जिस चीज के लिए बचपन से बड़े होके आप जवानी तक तड़प रहे थे कि मुझे कमाना है, आप कमाने लगे, और जब आपको पहली बार कमाई मिली, आपको बहुत खुशी मिली। आपको ऐसा लगने लगा कि अब मेरे जिंदगी भर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म। अब मेरी जिंदगी बहुत स्मूथ हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, पहले महीने आपको सैलरी मिली, फिर दूसरे महीने सैलरी मिली, जैसे जैसे साल खत्म होने लगता है, आप वापस इस एहसास में जीने लगते हैं कि शायद आपकी इनकम कम है। यस और नो? फिर उसके बाद क्या होता है, साल खत्म होता है, आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है। अब जब आपकी इनकम बढ़ती है, फिर आपको लगता है कि हाँ अब मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतता है, फिर से अनिल कुमार जी ने अपना अनुभव लिखा है, पहली कमाई का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन पहली पगार और प्यार कोई नहीं भुलाता। बहुत बढ़िया। तो जैसे जैसे साल बीता, आपको एहसास होने लगा आपकी इनकम कम है। फिर आपकी इनकम बढ़ी, आपको लगा कि जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी जो पैसे से संबंधित है। लेकिन फिर जैसे जैसे साल बीतने लगा, फिर लगा कि आपकी इनकम कम है। इस तरह से करते करते 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, किसी के 15 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, किसी के 25 साल बीत गए, किसी के 30-40 साल बीत गए कमाते हुए। लेकिन इंसान हमेशा इसी एहसास में जीता है कि शायद उसकी इनकम कम है। सही बोल रहा हूं? जस्ट यस और नो लिख के बताएं। बिल्कुल सही, गौतम जी ने लिखा है।
अब आप में से, हाँ कनक जी ने लिखा है यस, वेरी गुड। आप में से अनिल कुमार जी ने भी लिखा है, वेरी गुड, यस। अब आप मुझे ये बताइए, आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि पिछले 5 सालों में आपके खर्चे डबल हो गए? कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके खर्चे डबल हो गए। आप में से कौन ऐसा है जो कहता है कि मेरे खर्चे, गौतम जी ने लिखा है यस, दीपिका सिंह जी ने लिखा है यस, कनक कोठारी जी ने लिखा है यस, अनिल कुमार भट्ट जी ने लिखा है यस डबल। अच्छा, आप में से कोई ऐसा भी है जो ये कहता है कि मेरा तो 3 साल में खर्चा डबल हो गया है? कोई है ऐसा? क्या कोई ऐसा है? अनिल कुमार भट्ट जी ने लिखा है हाँ 3 साल, वेरी गुड। आप में से शायद ही ऐसा कोई खुशकिस्मत हो जो यहाँ पर लिख के बता सके कि पिछले 8 साल में आपका खर्चा डबल हुआ है। क्या ऐसा कोई खुशकिस्मत है? कनक जी ने लिखा नेवर। भारत जैसे जगह में आपको नहीं मिलेगा जिसका 8 साल में खर्चा डबल हुआ। तो हम यहाँ पर क्या चीज नोटिस करते हैं कि ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल भारतीय का जो खर्चा है वो 5 साल में डबल हो जाता है। अब 5 साल में डबल हो जाता है जब मैं इस डबल को परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूं, तो लगभग आपके ऊपर 13 से 14% की महंगाई और टैक्स की मार पड़ रही है। 5 साल में खर्चा डबल होने का मतलब होता है कि 13 से 14% के रफ्तार से महंगाई और टैक्स की आपके ऊपर मार पड़ रही है। और जनरली एक नॉर्मल इंडियन का जो लाइफ अगर आप देखेंगे, उसके अगर आप पूरे लाइफ टाइम इनकम इंक्रीज का जब रेट ऑफ रिटर्न आप निकालते हैं तो वो भी 13 से 14% ही आता है। यानी कि 13 से 14% की हमारे ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है और इसी रफ्तार से हमारी कमाई भी बढ़ रही है। यही कारण है कि हम लोग पूरी जिंदगी बीत जाती है इसी एहसास में जीते हैं कि हमारी इनकम कम है। आज आपको पता चला होगा कि क्यों हम लोग इस एहसास में जीते हैं कि हमारी इनकम कम है। वैसे तो और भी बहुत से कैलकुलेशंस हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं बहुत ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो अब हम लोग एक लास्ट चीज देखेंगे। मैं ज्यादा देशों की बात नहीं करूंगा, केवल एक देश की मैं और बात करूंगा। इसको बंद कर देते हैं। एक ऐसा देश, लेकिन उससे पहले एक मैं जस्ट छोटा सा एक सवाल पूछूंगा। क्या आप में से कोई ऐसा है जो सिगरेट पीता है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। कनक कोठारी जी काफी ईमानदार हैं, उन्होंने यस लिखा है, बहुत बढ़िया। अनिल कुमार जी ने लिखा है जब मैं यंग था। अभिजीत चटर्जी ने लिखा है यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गौतम जी ने लिखा है नेवर। प्रसन्ना कुमार जी ने लिखा है नो। चलिए, अब मैं अपने लाइफ का एक रियल अनुभव मैं आपको बताता हूं जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। एक ऐसा देश है जो एशिया में है, और जैसे भारत में पहले 3 अक्षर होते हैं IND, ठीक इसी तरह उस कंट्री के भी नाम के पहले 3 अक्षर हैं IND। मैं किस देश की बात कर रहा हूं? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। एकदम सही, इंडोनेशिया। सबसे पहले जवाब दिया है अनिल कुमार भट्ट जी ने, सत्य प्रताप जी ने, फिर उसके बाद
कनक जी ने लिखा है, फिर गौतम जी ने, फिर दीपिका सिंह जी ने, अभिजीत चटर्जी ने। तो इंडोनेशिया एक देश है। 2011 की बात है, मैं इंडोनेशिया गया था। अब इंडोनेशिया में जैसे ही फ्लाइट उतरी, उनका जो मेन कैपिटल है जकार्ता, वहां पर मैं गया। जैसे ही मैं एयरपोर्ट के बाहर निकला, मैं एक वहां पर अनोखी चीज देख रहा हूं। वहां पे जो भी सड़क के किनारे लोग बैठे हैं वो सिगरेट पी रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है वो सिगरेट पी रहा है, दुकानदार बैठ के सिगरेट पी रहा है, इवन एयरपोर्ट के अंदर बैठ के जो ऑफिसर्स हैं वो भी सिगरेट पी रहे हैं। जहां देखो वहां पे हर कोई सिगरेट पी रहा है। मैं बड़ा अचंभित कि बड़ा अनोखा देश है, यहाँ पे हर कोई सिगरेट पीता है। फिर उसके बाद जिस बस में बैठा था, उस बस का जो ड्राइवर कंडक्टर पूरे रास्ते पर सिगरेट पीते हुए गए। फिर उसके बाद जब मैं उतरा, जिस होटल में गया, वहां पर भी हर कोई सिगरेट पी रहा है। मैं जहां देख रहा हूँ वहां पर सिगरेट पी रहे हैं। शाम को मार्केट गया घूमने के लिए, वहां पर भी सिगरेट पी रहे हैं। घूमने की जितनी जगह है वहां पे मॉन्यूमेंट्स, वहां पर भी सिगरेट पी रहे हैं। जिसको देखो वो सिगरेट पी रहा है। और जैसे भारत में क्या होता है ना कि लोग अपने दुकान को बहुत सजा के रखते हैं, इंडोनेशिया में भी जो सिगरेट की दुकान होती है उसको बहुत सजा के रखा जाता है, बहुत सुंदर बना के रखा जाता है। तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था कि इतना ज्यादा सिगरेट कैसे कोई पी सकता है, जिसको देखो वो सिगरेट पी रहा है यहाँ पर। और आज के युग में जब आपके मन में कोई सवाल होता है तो आप उसका जवाब किससे पूछते हैं? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। मन में कोई भी सवाल है, उसका जवाब कौन आपको देता है? जस्ट चैट बॉक्स, एकदम सही, कनक जी ने लिखा है गूगल। अब सर विदेश में दोस्त तो नहीं मिलेंगे, गूगल बाबा ही मिलेंगे। सत्य प्रताप जी ने एकदम लिखा है गूगल बाबा। तो अब 2011 की बात है, उस समय गूगल बाबा थे। तो रात को मैंने अपना होटल में था, लैपटॉप खोला। जब लैपटॉप खोला तो फिर उसके बाद पूरे दिन भर एक ही चीज दिमाग में चल रहा था, सिगरेट सिगरेट सिगरेट। अब मैंने टाइप किया सर्च में कि स्मोकिंग इन इंडोनेशिया। जैसे ही मैंने टाइप किया, खूब ढेर सारे वहां पर रिजल्ट्स आ गए। अब धीरे धीरे करके मैं स्क्रॉल करके देखने लगा। जनरली क्या होता है, गूगल में जो भी हम या आप जैसे ही लोग लिखते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो चीज सही होगा, कई चीजें वहां पर गलत भी होता है। फिर मैं ऐसे ही करके वहां पर स्क्रॉल कर रहा था, मुझे एक डॉक्यूमेंट्री मिली, और वो डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी चैनल की थी। अब डिस्कवरी चैनल एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अब वो डिस्कवरी चैनल का मैं डॉक्यूमेंट्री देखने लगा। लगभग 40-45 मिनट के आसपास की वो डॉक्यूमेंट्री थी, काफी अच्छी थी। तो वो डॉक्यूमेंट्री मैं देखना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं वो डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, सबसे पहले मुझे वहां पर का एक डेटा मिलता है। इंडोनेशिया में 97% लोग सिगरेट पीते हैं। कितने परसेंट लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताएं। 97% लोग सिगरेट पीते हैं। अनिल कुमार जी एकदम सही, 3%, 3%, 3% जो है सिगरेट लोग वहां पर नहीं पीते हैं। अब उसी डॉक्यूमेंट्री में, डिस्कवरी के चैनल में, वो 3% में कौन से लोग सबसे ज्यादा हैं इंडोनेशिया में? 5 साल से कम के बच्चे। 5 साल से कम के बच्चे जो हैं वो 3% के कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब कि 5 साल से ऊपर वहां पर जो भी होगा वो सिगरेट पीता ही होगा। अब आगे मैं देखने लगा, वहां पर पता चला कि इंडोनेशिया का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो एक प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा जनरेट होता है, वो है सिगरेट। उनकी पूरी सर नहीं, भारत में सभी लोग उतना चाय नहीं पीते जितना वहां पर लोग सिगरेट पीते हैं। यहाँ पर 30-40
कप चाय पीने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे जो दिन भर में 30-40 कप चाय पीते हो, लेकिन वहां पर 30-40 सिगरेट पी जाने वाले लोग आपको बहुत से मिलेंगे इंडोनेशिया में। तो वहां पर दूसरी चीज पता चली कि उनका जो पूरा इकोनॉमी है वो सिगरेट के ऊपर ही निर्भर है। फिर मुझे पता चला कि इंडोनेशिया में वहां पर की कोई कंपनी नहीं है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, बल्कि एक अमेरिका की कंपनी है जो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। और वो कंपनी का नाम है फिलिप मॉरिस। फिलिप मॉरिस फिलिप मॉरिस जो है इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली कंपनी है। अब फिलिप मॉरिस का एक ब्रांड है जो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा बिकता है, जिसका नाम है मालबरो। मालबरो सिगरेट। और वहां पर क्या होता है ना, सिगरेट भी बड़े अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे मिंट फ्लेवर सिगरेट, चॉकलेट फ्लेवर सिगरेट, वेनिला फ्लेवर्ड सिगरेट, ठीक है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड सिगरेट, बटर स्कॉच फ्लेवर्ड सिगरेट, ठीक है, इस तरह से करके वहां पर फ्लेवर वाले सिगरेट होते हैं। तो ये भी मेरे लिए बड़े आश्चर्य की चीज थी। मैं ये जानता था सिगरेट तो एक ही तरह का होता है, वहां पर जाके पता चला कि सिगरेट में भी बहुत से फ्लेवर्स होते हैं। अब आगे मैं देखने लगा कि हाँ चलो, वहां पर फिलिप मॉरिस सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। अब और एक और चीज मुझे पता चली कि जैसे मान लेते हैं सिगरेट का ये पैकेट है, ये जस्ट एक है तो मेरा मोबाइल, तो मान लेते हैं कि सिगरेट का पैकेट है। सिगरेट का पैकेट जो है, जब आप भारत में खरीदते हैं तो ऊपर मान लेते हैं लिखा रहता है गोल्ड फ्लेक, और इतने एरिया में लिखा रहता है कि एक को गंदी सी तस्वीर बनी होगी और नीचे लिखा रहेगा स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरे पेज में भी हम लोग देखते हैं कि काफी हद तक एक गंदी सी तस्वीर होगी और लिखा रहेगा सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अमेरिका में जाएंगे वहां पर तो हद है, वहां पर पूरा एक पेज पूरा भरा रहता है और दूसरे तरफ बस थोड़ा सा एक जगह मिलती है और वहां पे इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स, सिगरेट पियोगे मर जाओगे। लेकिन जब इंडोनेशिया में मैंने एक सिगरेट का पैकेट 2-3 मैंने खोल के देखा, मतलब वहां पे खरीद के, मैंने देखा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग से ये नुकसान होता है, कुछ भी नहीं लिखा है स्मोकिंग किल्स। इनफैक्ट वहां पर एक फोटोग्राफ है, मान लेते हैं सिगरेट का पैकेट है, एक फोटोग्राफ है उनके कंट्री का कोई हीरो, जैसे कि भारत में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, इस टाइप के उनके कंट्री के हीरो हैं। वो उस कंट्री में मतलब काफी बड़े सेलिब्रिटी हैं जैसे अमिताभ बच्चन, वो सिगरेट पी रहे हैं। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हद है ये तो। यहाँ पर सिगरेट पीने के लिए वहां पर देखो भारत में खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि सिगरेट स्मोकिंग जो है वो नुकसानदायक है स्वास्थ्य के लिए, और यहाँ पर तो हीरो हीरोइन वहां पर के टॉप सेलिब्रिटीज उनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था। और फिर उसके बाद मैं आगे देखता हूँ कि एक व्यक्ति माइक लेता है और लोगों के पास जाके बताता है, मतलब पूछता है, बताता नहीं पूछता, और पीछे कैमरामैन भी चल रहा है। सबसे पहले व्यक्ति के पास जाते हैं कि सर सिगरेट पीने से क्या होता है, तो वो कहता है कि सिगरेट पीने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है। दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं कि सिगरेट पीने से क्या होता है, सिगरेट पीने से हमारे पेट की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं कि सर सिगरेट पीने से क्या होता है, तो वो कहता है कि सिगरेट पीने से हमारे जो सांसों की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी ठीक हो जाती हैं। चौथे व्यक्ति के पास जाते हैं कि सिगरेट पीने से क्या होता है, तो वो थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा था वहां का, तो वो बोलता है कि सिगरेट पीने से हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा रहता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद एक और बुजुर्ग लेडी के पास जाते हैं कि सिगरेट पीने से क्या होता है, तो वो कहती हैं कि सिगरेट पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। देखो मैं 80 साल की हो गई हूँ
अभी तक मैंने चश्मा नहीं लगाया, तो सिगरेट पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। जिसके भी पास जा रहे हैं, कोई कहता है पेट सही होता है, कोई कहता है इससे कि हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, जिसके भी पास जा रहे हैं सिगरेट की तारीफ पे तारीफ। अब मेरा आपसे सवाल है कि लोग सिगरेट की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। एडिक्शन तो है ही सर। अब 5 साल की उम्र से अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीने लगे तो उसको एडिक्शन तो हो ही जाएगा। और क्या कारण है कि वहां पर के लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं? भारत में मान लेते हैं अगर मैं भी सिगरेट पीता हूंगा और मेरा बेटा आके कहे कि पापा मुझे भी सिगरेट पीना है, तो मैं उसको मना करूंगा कि बेटा गलत चीज है, मत पियो। मैं तो एडिक्ट हो गया हूँ, गलत चीज है। एकदम सही। सबसे पहले कनक जी ने यहाँ पर चीज लिखा है, लैक ऑफ अवेयरनेस। यानी कि उनके देश में, और वही उस डॉक्यूमेंट्री में भी यही बताया गया था जो डिस्कवरी चैनल का था, कि लैक ऑफ अवेयरनेस। उनके कंट्री में कभी ये चीज बताया ही नहीं गया कि सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान होता है। अगर उनके कंट्री में बताया जाता कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान होता है, तो डेफिनेटली वहां पर लोग सिगरेट पीना छोड़ते। लेकिन उनके कंट्री में कभी बताया ही नहीं गया कि सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान है। सत्य प्रताप जी ने भी एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। बहुत बढ़िया। वहां पे मतलब ऐसी मार्केटिंग होती है सिगरेट की जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो मेनली क्या है, उनके देश में कभी वहां पर की गवर्नमेंट ने या वहां पे की कंपनियां या वहां का कानून कभी लोगों को जाके ये बताया ही नहीं सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान होता है। ठीक इसी तरह हमारे देश में आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि जब आप अपने पैसे को बैंक एफडी में डालते हैं तो आपको किस तरह का नुकसान होता है। विकास जी ने लिखा है, नॉलेज एकदम सही। आज तक हमारे देश में कभी ये नहीं बताया गया कि जब आप बैंक एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या क्या चीजों का नुकसान होता है। क्या आपने कभी देखा, किसी बैंक में जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, बैंक एफडीज आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन रिस्क? कभी नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। अभिजीत जी ने एकदम सही लिखा, दे नेवर बिलीव। क्योंकि आज तक बैंकों ने कभी नहीं लिखा। इसी डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको ये नहीं लिख के आता है कि बैंक एफडी या डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन रिस्क। और वहीं पर क्या होता है, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और क्योंकि हम लोगों को बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क है, तो इसलिए हम लोगों को लगने लगा कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं रिस्की हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना रिस्क म्यूचुअल फंड में है, शायद उससे ज्यादा रिस्क एफडी में है। इसका मतलब ये मैं नहीं कहता हूं कि एफडी में पैसा मत डालो, सबका एक अपना महत्व है। बिल्कुल सही। अभिजीत जी ने लिखा है, दे नेवर बिलीव, बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड एलआईसी के 3 ट्रैप हैं जहां पर लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। जिस दिन वहां पर भी बताया गया ना कि बैंक एफडीज आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन रिस्क, लोग वहां पर पैसा डालना छोड़ देंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर हम लोग इन्वेस्ट कैसे करें? तो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि इन्फ्लेशन और टैक्सेशन के बाद जो पैसा फाइनली मेरे जेब में आता है वो कम से कम 0% का इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। यानी मैं अपने ही कमाए हुए पैसे को बचा लूं, कम से कम 0% का इंटरेस्ट होना चाहिए आफ्टर टैक्सेशन एंड आफ्टर इन्फ्लेशन। अब मैं वापस आ जाता हूं जो हम लोग अलग अलग देशों में बात कर रहे थे।
सबसे पहले भारत की बात करें जाए तो 5 से 7% के बीच में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन जब इन्फ्लेशन की हम लोग बात करते हैं तो 8-10% का हम लोगों का एवरेज इन्फ्लेशन रहता है। टैक्सेशन भी हम लोगों के ऊपर लगता है। अमेरिका में 1 से 1.5% का है, तो वहां पर पिछले 30 साल का अगर एवरेज इन्फ्लेशन देखा जाए तो 2% के आसपास है। जापान में आर्टिफिशियली इन्फ्लेशन को क्रिएट किया जाता है, उनकी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत कम है। सिमिलरली स्विट्जरलैंड में इन्फ्लेशन जैसी कोई चीज ही नहीं है। अब आ जाते हैं ब्राजील में, वहां पर मुझे बैंक में मिल जाता है 20 से 25%। उनके कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो करीब करीब 30 से 40% के आसपास रहता है। वहीं पर वेनेजुएला में तो हद हो चुकी है। 3 साल पहले का एक मैं डेटा पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति 2019 यानी कि 2016 में 2019 में उनकी इकोनॉमी तबाह हुई है। 2016 में जितने पैसे में एक व्यक्ति पेट भर खाना खा सकता था, अब उतने ही पैसे में 3 साल बाद उतने ही पैसे में एक प्याली चाय पी सकता है। वहां पर इतना इन्फ्लेशन हो गया था। तो वहां पर का अगर पिछले 30-40 सालों का एवरेज इन्फ्लेशन देखा जाए तो लगभग 70 to 80% के आसपास वहां पर इन्फ्लेशन है। तो आफ्टर इन्फ्लेशन एंड आफ्टर टैक्सेशन मुझे कम से कम अपने पैसे को बचा लेना है, यानी कि 0% का तो मेरा मिनिमम रिटर्न बनना चाहिए आफ्टर टैक्सेशन एंड आफ्टर इन्फ्लेशन। अब उसके ऊपर जितना भी ऊपर बन जाए वो मेरे लिए अच्छा है। तो अब हम लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, उसको जानने से पहले मेरा आपसे सवाल है कि हम अपना पैसा सेव क्यों करते हैं। जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं, हम अपना पैसा बचाते क्यों हैं। कनक जी ने लिखा है फॉर रेनी डे, यानी कि आने वाले बुरे समय के लिए। और किस लिए हम लोग अपना पैसा बचाते हैं? प्रसन्ना कुमार जी ने लिखा है रिटायरमेंट के लिए, बहुत बढ़िया। अनिल कुमार जी ने लिखा है फॉर ब्राइट फ्यूचर, बहुत बढ़िया। पंकज सरदाना जी ने लिखा है फॉर फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, बहुत बढ़िया। फिर अभिजीत चटर्जी ने लिखा है फॉर फ्यूचर व्हेन वी कैन नॉट अर्न, बहुत बढ़िया। कनक कोठारी जी ने लिखा है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकदम सही आप लोगों ने लिखा है। हम लोग पैसा बचाते हैं, ठीक है, वो जो हम लोग अपना पैसा बचाते हैं, हमारे जीवन में बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे कि हमारे ऊपर बिल्स आते हैं, तरह तरह के बिल्स हम लोगों को आए दिन आते रहते हैं। इसके अलावा हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना है, बच्चों की शादी के लिए पैसा जोड़ना है, अपने बुरे समय के लिए जैसे रेनी डे हो गया, इमरजेंसी फंड, इसके लिए पैसा जोड़ना है। जो व्यक्ति आज किराए के मकान में रह रहा है, वो दिन रात केवल एक ही चीज उसके दिमाग में चलता है कि मेरा अपना घर कब होगा। और जब ये हमारे लाइफ के जो बेसिक गोल्स हैं, बेसिक फाइनेंशियल गोल्स हैं, जब पूरे हो जाते हैं, तब हमारे जीवन का ये भी सपना होता है कि किसी अच्छी जगह जाके घूम फिर के आए। तो हम लोग जनरली इन सब चीजों के लिए ही अपना पैसा सेव करते हैं। तो इनफैक्ट हम लोगों को इन्हीं सब चीजों के लिए पैसा सेव करना चाहिए। इसके अलावा विकास जी ने लिखा है फॉर स्टेबिलिटी इन ऑल लाइफ गोल्स, बहुत बढ़िया। अब मेरा दूसरा सवाल है कि हम कमाते क्यों हैं, हम कमाते क्यों हैं। जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं।
प्रसन्ना कुमार जी ने लिखा है टू लीड आवर लाइफ, बहुत बढ़िया। कनक कोठारी जी ने लिखा है टू लिव लाइफ, बहुत बढ़िया। टू कवर आवर फैमिली एक्सपेंसेस, पंकज सरदाना जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया। गौतम जी ने लिखा है हेल्दी लाइफ स्टाइल, बहुत बढ़िया। अनिल कुमार भट्ट जी ने एकदम साधारण भाषा में लिखा है रोटी कपड़ा और मकान के लिए, एकदम सही। हम लोग कमाते क्यों हैं, यही सारे रीजंस हैं हमारे कमाने के पीछे। अब थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक से हट रहा हूं। मैं जस्ट आप लोगों से पूछना चाहता हूं आपकी हॉबी क्या है। आपकी हॉबी क्या है? जस्ट जो भी आपकी हॉबी है। गौतम जी ने लिखा है आईटी रिक्रूटमेंट स्टाफिंग, ये आपकी हॉबी है। कनक कोठारी जी ने लिखा है स्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, बहुत बढ़िया। पंकज सरदाना जी ने लिखा है रीडिंग न्यूज़पेपर। प्रसन्ना कुमार जी ने लिखा है टू लर्न समथिंग न्यू। विकास जी ने लिखा है मनी मेकिंग। ये सभी आपकी हॉबी है। इसके अलावा और कोई बताना चाहेंगे आपकी क्या हॉबी है? वाह, गौतम जी ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, यानी कि एंटिक्स को इकट्ठा करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करता हूं। हम सभी के पास कुछ ना कुछ हॉबी है। हॉबी एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि आपको सुकून मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 12-15 साल का लड़का दिल्ली के 45-50 डिग्री टेम्परेचर में सुबह से लेके शाम तक क्रिकेट खेल रहा है या अपना खेल रहा है, वो खेल रहा है और उसको गर्मी का ही एहसास नहीं। बहुत बेकार सीजन होता है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग जानते हैं कि क्या गर्मी होती है। लेकिन सुबह से शाम तक खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि बाहर कितनी तेज धूप है। तो वो चीज होती है हॉबी। हॉबी में क्या होता है, इंसान जब डूब जाता है तो उसको समय का एहसास खत्म हो जाता है, उसको अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाता है उस समय। तो वो होती है हॉबी। अब मान लेते हैं, जैसे पंकज जी का मैं लेता हूं, उन या प्रसन्ना जी का लेता हूं कि वो नई नई चीजों को सीखना चाहते हैं। पंकज जी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके लाइफ में एक ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में अमाउंट होता है जो आपके जीवन में हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, अपने आप वो अगर अमाउंट अपने आप आ जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप पूरे समय फिर अपने हॉबी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। पंकज जी न्यूज़पेपर जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। प्रसन्ना कुमार जी जितने नई नई चीजों को सीखना चाहते हैं सीख सकेंगे। आप में से अगर किसी को ट्रैवलिंग का शौक है, वो जिन जिन जगह घूमना चाहते हैं उसके लिए भी अगर हर महीने उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए अपने आप, तो उनको बहुत सुकून मिलेगा। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा तो वो क्या होगा, अपना म्यूजिक की तरफ ध्यान देगा। किसी को गार्डनिंग का शौक है, वो गार्डनिंग की तरफ ध्यान देगा। तो जो आपका शौक है या हॉबी है, आप वो पूरा कर सकेंगे। हम लोगों के जीवन का लाइफ लॉन्ग पर्पस क्या होता है? जब मैं 6-7 साल का था तो हम लोगों के समय में क्या था, जैसे कहीं भी बाहर जाते हैं या कोई रिश्तेदार या फादर मदर के कोई भी दोस्त घर पे आते हैं, तो हम लोगों के समय क्या होता था, 6-7 साल 8 साल का कोई बच्चा मिला, बस उसको सामने बैठा दिया और एक सवाल पूछा जाता था
कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे। आपसे भी पूछा जाता होगा कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे। वो उस समय का मुझे लगता है कि सबसे फेवरेट पास टाइम था कि 6 से 8 साल या 9 साल के किसी भी बच्चे को पकड़ लो और उससे एक सवाल पूछ लो कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो जब मैं छोटा था मैं ज्यादा तो जानता नहीं था कि क्या क्या चीजें बना जा सकता है। अनिल कुमार भट्ट जी ने बहुत अच्छा लिखा है, क्या बनोगे मुन्ना। एकदम सही, एकदम यही चीज बोला जाता था, क्या बनोगे मुन्ना। तो अब जब मेरे से कोई सवाल पूछता था तब कोई ज्यादा समझ तो थी नहीं, लेकिन मैं लोगों से बोलता था कि मैं बड़े होके डॉक्टर भी बनूंगा और इंजीनियर भी बनूंगा। अब सब लोग बोलते थे कि दो दो चीज तुम कैसे बन सकते हो। तो मैं उनको लॉजिक देता था कि अगर मैं डॉक्टर और इंजीनियर दोनों बनूंगा तो मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, और ज्यादा पैसा कमाऊंगा इसलिए दोनों काम करूंगा। खैर आज के डेट में समझ में आता है कि ज्यादा काम करके बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता, ये एक मिसनॉमर है। फिर बड़े हुए, ठीक है, इवन सभी लोग फिर बड़े होते हैं, बचपन से केवल एक ही चीज के लिए तड़पते हैं कि कब मैं पैसा कमाना शुरू करूंगा। और फिर क्या होता है, पैसा कमाने लगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि वो कमा किस लिए रहे हैं, उनके जिंदगी का एक्चुअल में पर्पस क्या है इतना पैसा कमाने का। बस काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम। तो मेनली जो है, हर एक व्यक्ति का जो फाइनल जो एंड पर्पस होता है वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना। फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लेना, यही एक व्यक्ति के जीवन का मेन मकसद होता है, और इसी चीज को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। अब फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, एक ऐसी अवस्था जिसके बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, मेरे हर महीने बैंक अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट आ जाएगा, इन्फ्लेशन के हिसाब से वो बढ़ता भी रहेगा, इन्फ्लेशन और टैक्सेशन के हिसाब से, और मैं अपना पूरा का पूरा समय अपने हॉबी में दे सकता हूँ। अगर मुझे गार्डनिंग का शौक है मैं गार्डनिंग में दूंगा, अगर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मुझे नई नई चीजों को सीखने का शौक है तो मैं नई नई चीजों को सीखूंगा, और उसके बाद मैं फिर पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, मैं अपने हॉबी अपने सुकून के लिए काम करूंगा। तो अल्टीमेट जीवन का ये मकसद होता है। लेकिन हम लोगों को कभी स्कूल कॉलेज या कभी भी ये चीज नहीं पढ़ाया जाता है कि बेटा इसलिए तुम पढ़ाई करो, या इसलिए तुम इन सब चीजों को सीखो, इसलिए तुम पैसा कमाओ, कि एक न एक दिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। आपके मन में कई सवाल होंगे, अभी आज एक और टॉपिक है उसको भी पहले मैं ले लेता हूं। दूसरा टॉपिक है, बाकी लास्ट में एक साथ मैं सारे जो सवाल हैं उनको लूंगा। जो दूसरा आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज हाउ टू ग्रो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहला, हम लोग एक ऐसे बिजनेस में हैं, एक ऐसे काम में हैं जिसमें कि सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है हमें क्लाइंट चाहिए। अगर क्लाइंट नहीं रहेंगे तो हम आगे इन्वेस्टमेंट या सेविंग प्रोडक्ट किसको देंगे। तो अब सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हमारा आइडियल क्लाइंट क्या है। ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब वालों के साथ बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं डॉक्टर्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो सबका जो अपना आइडियल क्लाइंट अलग हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो छोटे छोटे लेकिन बहुत ढेर सारे क्लाइंट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो केवल हाई नेटवर्क क्लाइंट्स हैं। तो सबका एक अलग अलग नीश सेगमेंट होता है। तो आपका आइडियल क्लाइंट कैसा हो,
सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल रिटेल क्लाइंट्स को देख रहा हूं तो मेरे पास कोई बड़ा क्लाइंट आ जाएगा उसको मैं मना कर दूंगा। मैं केवल गवर्नमेंट जॉब वालों को देख रहा हूँ, कोई मेरे पास बगल में कोई दुकानदार आ गया कि मुझे भी अपना इन्वेस्टमेंट करना है, मैं उसको मना कर दूंगा, नहीं। सबका स्वागत है हमारे पास, लेकिन एक होता है कंफर्ट लेवल जो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। दूसरा, हमारे बिजनेस में जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं तब तक हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो हमें दूसरों के साथ मिलना जुलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या मिलने जुलने से काम हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। आप जिनसे भी मिलते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आप क्या काम करते हैं। कैसे करके पता हो सकता है? बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना है इस काम के लिए। अपना एक ऐसा विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए, बहुत महंगा विजिटिंग कार्ड छपवाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा विजिटिंग कार्ड, ऐसा विजिटिंग कार्ड जिसमें आपका नाम हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, एड्रेस हो, और साथ में उस विजिटिंग कार्ड को देख के ये पता चले कि आप काम क्या करते हैं। आप काम क्या करते हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा, या जो भी आपसे मिलेगा, कि अच्छा आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। समय समय पे आपको अपना एक मार्केटिंग कैंपेन डेवलप करना पड़ेगा। मार्केटिंग कैंपेन ऑनलाइन भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। ऑनलाइन का मतलब जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस तरह के, या सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गए, आपके गूगल एडसेंस वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब इन सब चीजों में क्या होता है कि आपके पैसे अच्छे खासे खर्च होते हैं। रिजल्ट हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए, हो सकता है रिजल्ट बहुत समय बाद आए। कई बार क्या होता है कि 2-3 महीने किसी चीज को करने के बाद आपको रिजल्ट आए, लेकिन फिर उसके बाद रिजल्ट आना बंद हो जाता है। तो कई चीजें होती हैं जो मायने रखती हैं। तो आपको क्या है, एक अपना मार्केटिंग कैंपेन डेवलप करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये चीज जानना होगा। इसके अलावा जनरली क्या होता है, जब भी आप अपने क्लाइंट के पास जाए, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन जानने का जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कि सर बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। और जनरली क्या होता है कि हमें हमेशा नॉन फाइनेंशियल टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति के पास जाएं, सीधे ही आप अपना बताने ना लगे कि म्यूचुअल फंड ये होता है, या एफडी ये होता है, इंश्योरेंस ये होता है, नहीं। आप इधर उधर की बातें कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत ठंड है, इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। अब, या फिर आज न्यूज में ये है। अब इधर उधर की जब बातें शुरू करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, आपको फाइनेंस के ऊपर लाके रोकता है। वो क्या कोशिश करता है कि आप जब मेरे पास आए तो फाइनेंस की बात कीजिए। और जब क्लाइंट बोलता है ना कि मेरे पैसे और मेरे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करो, तो अब उसने अगर शुरुआत की है तो वो पीछे नहीं हट सकता। तो हमें उसी से शुरुआत करने के लिए बोलना है। कैसे करके? आप इधर उधर की बातें कीजिए। जब आपकी बातचीत हो रही है तो आपको क्या है, उसको अवेयर करना है कि आप क्या क्या काम करते हैं, और आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग पैसे का काम करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक अच्छा ग्रेट कस्टमर सर्विस आप दीजिए। इसके अलावा एक आपका सेटिस्फाइड क्लाइंट, जब आपको कोई दूसरा अपना दोस्त या रिश्तेदार रेफर करता है, तो आप यूं समझ लें कि 99% तो वो पहले से ही कन्विंस है जिसको रेफर किया है। वहां पर जाके आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और दूसरा व्यक्ति भी क्लाइंट आपका बन जाता है। इसके अलावा आज का जो युग है वो समय के साथ है। स्पेशली आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस है, या पैसे या सेविंग या इन्वेस्टमेंट का जो आप काम करते हैं, वो पूरी तरह से अब नॉलेज बेस्ड है। आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज किस तरह का होना चाहिए? जो पहला आपका नॉलेज है कि क्लाइंट के साथ कैसे करके रिलेशनशिप स्किल को डेवलप किया जाए। दूसरा क्या है, आप अपने बिजनेस को कैसे करके डेवलप कर सकते हैं।
तीसरी चीज जो आपको जानना है वो है रिसर्च। चौथी चीज जो आपको जानना है, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो मनी मैनेजमेंट स्किल हमें जानना है। इसके अलावा कुछ चीजें हमें जानना है विच इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आपस में हम लोग किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। अब आ जाते हैं क्लाइंट रिलेशनशिप स्किल। ये आपको एक्सपीरियंस से आता है। आप जितना ज्यादा क्लाइंट से मिलेंगे उतना ज्यादा आपका स्किल डेवलप होगा। दूसरा, बिजनेस कैसे करके डेवलप करना है, डेफिनेटली आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। निवेश आपको बहुत अच्छा रिसर्च प्रोवाइड करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा पैसे को कैसे करके मैनेज करना है, इसके ऊपर भी बहुत से आपके लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं। कम्युनिकेशन कैसा होता है, जो हम लोग बोलते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं वो होता है इतना इंपॉर्टेंट। जो चीज हम नहीं बोलते हैं वो होता है इतना इंपॉर्टेंट। और सबसे खास बात, जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्लाइंट क्या बोल रहा है उसको सुनना और उसके हिसाब से उसकी मदद करना। अब हमारे मन में हमेशा ये होता है कि हम अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसे करके इंक्रीज करें, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा हम उतने ज्यादा इनकम को कमाएंगे। तो हमारा मेन फोकस होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट को इंक्रीज करना। अब एक चीज 2016 से एक चीज चिल्ला चिल्ला के बोला गया है कि म्यूचुअल फंड सही है। उससे पहले लोग यही जानते थे कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन 2016 के बाद क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड सही है, एडवर्टाइजमेंट आने लगा, मार्केट भी बढ़ी, साथ में हम लोगों का बिजनेस भी बढ़ा। लेकिन म्यूचुअल फंड सही है इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेकार हैं। म्यूचुअल फंड के साथ साथ आप और क्या क्या काम कर सकते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, आप जनरल इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, होम, इस तरह के इंश्योरेंस। खैर कोरोना कवच तो अब नहीं रहा, ऐसा लगता है कि कोरोना शायद खत्म हो गया है, अदरवाइज 2021 में बहुत ज्यादा कोरोना कवच पॉलिसीज बिक रही थी। इसके अलावा आप बॉन्ड्स का काम कर सकते हैं, जैसे आरबीआई का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 7.35% भारत सरकार आपको आरबीआई दे रही है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो भी गोल्ड प्राइस है उसके ऊपर 2.5% आपको साल का एक्स्ट्रा मिल रहा है। 54 ईसी कैपिटल गेन बॉन्ड्स, अगर किसी व्यक्ति ने अपना कोई प्रॉपर्टी बेचा है, वो वहां पर टैक्स बचाना चाहता है, तो वो कैपिटल गेन बॉन्ड्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर फिक्स्ड डिपॉजिट की बात की जाए तो अच्छे रेटेड कंपनीज के ही आप फिक्स्ड डिपॉजिट बेचें। आप लिस्ट पूरा अपने रिलेशनशिप मैनेजर से ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे म्यूचुअल फंड बहुत पॉपुलर है, आने वाले 8 से 10 सालों में एक और सेगमेंट है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, विच इज कॉल्ड एज पीयर टू पीयर लैंडिंग। इसको हम लोग शॉर्ट में P2P भी बोलते हैं, पीयर टू पीयर लैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स। इसमें जनरली क्या होते हैं, फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आपको पहले से ही मालूम रहता है कि कितना रिटर्न आएगा। इसके अलावा बहुत से लोग ये बोलेंगे कि नेशनल पेंशन स्कीम में तो कोई फायदा नहीं है, बहुत कम कमीशन मिलता है, उससे ज्यादा तो आने जाने में खर्च हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि हर एक व्यक्ति अगर आपसे नेशनल पेंशन स्कीम लेता है, आपको स्टार्टिंग में कोई भी खास फायदा नहीं होगा। मान लेते हैं आज वो व्यक्ति 40 साल का है, 60 साल की उम्र में रिटायर होगा, तो उसने आपने क्या किया, 20 साल के लिए उस व्यक्ति को अपने से जोड़ लिया। जब आप उनको आप नेशनल पेंशन स्कीम देते हैं तो आप 20 साल के लिए उनसे जुड़ जाते हैं। 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए आप जुड़ गए। अब हो गया क्या, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन वो रिटायर होंगे। जब वो रिटायर होंगे तब वो आपको फोन करेंगे,
उस समय उनका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा 60% आप टैक्स फ्री निकाल सकते हैं, और वो 60% जो टैक्स फ्री अमाउंट है उसको आप इन्वेस्ट करवाएंगे, तब वहां पर आपको कमीशन मिलेगा। इसके अलावा जो 40% का कंपल्सरली आपको एन्युटी खरीदना पड़ता है, कोई पेंशन प्लान खरीदना पड़ता है, आप अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा। तो नेशनल पेंशन स्कीम को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। हम लोगों को क्या करना है, समय के साथ अपना एसआईपी बुक क्रिएट करना है। अब एसआईपी बुक क्रिएट करने का क्या फायदा होता है, मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं। ये वाला जो एक्सेल शीट है ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस एक्सेल से संबंधित कोई सवाल है तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं। मुझे आप में से कोई एक वॉलेंटियर चाहिए जो अपनी स्वेच्छा से कुछ डेटा बताए। कौन आना चाहेंगे? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिख के बताएं। हाँ विकास जी, चलिए मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछूंगा, अगर आप बताना चाहें बता सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई अपने मर्जी से भी कोई फिगर देना चाहते हैं फिगर दे सकते हैं। सर आपको कितना समय हो गया है इस काम को करते हुए, म्यूचुअल फंड्स का? 25 साल हो गए हैं। वेरी गुड। सर आज के डेट में आपका कितना एसआईपी बुक होगा, कितना हर महीने आपका एसआईपी इन्वेस्ट होता है आपके क्लाइंट्स का? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए महीना आपके, एक सेकंड, 1 लाख रुपए महीना आपके क्लाइंट्स हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके क्लाइंट्स ने केवल 1 लाख रुपए ही हर महीने आगे भी इन्वेस्ट करना अगले 20 साल के लिए जारी रखा। आप जिस जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिन स्कीम्स में, वहां पर जनरली रिटर्न कितना आता है? जनरली उन स्कीम्स में रिटर्न कितना आता है, एक एवरेज रिटर्न मान के चलें, मान लेते हैं 8% का रिटर्न आता है। 12 भी ले सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है, मैं यहाँ पर 12 ले लेता हूं। ठीक है। अब आप जिस स्कीम में पैसा लगवाते हैं अपने क्लाइंट का, उसमें जनरली आपको ट्रेल कमीशन कितना आता है? कितना ट्रेल कमीशन आता है? 1 से 1.5%। तो मैं 1% लिख लेता हूं। ठीक है। अब मान लेते हैं आपके जो क्लाइंट हैं 1 लाख रुपए महीना ही इन्वेस्ट करते हैं, आप कोई भी फ्रेश एसआईपी अपने क्लाइंट्स का नहीं ऐड करते हैं अपने बिजनेस में, यही 1 लाख रुपए मेंटेन होता है। कुछ क्लाइंट अगर छोड़ के जाते हैं तो कुछ नए क्लाइंट्स आ जाते हैं। तो इस हिसाब से अगले जो 20 साल की आपकी इनकम हुई, अगले 20 साल का जो इनकम है वो करीब करीब 60,27,000 बना। और अगर जो आपको इनकम आती है आप क्या करते हैं, उसी स्कीम में वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने इनकम को, जिस स्कीम में आपने अपने क्लाइंट्स का पैसा लगवाया है। तो अगले 20 साल बाद अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे अपना, तो आपके पास
1,18,30,880 रुपए का अपना पोर्टफोलियो होगा आज के 20 साल बाद। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम अपना काम कर रहा है, अगर वो 1,00,000 रुपए का उनका करंट एसआईपी बुक है, तो बड़े आराम से वो व्यक्ति अपने एसआईपी बुक का लगभग 5% यानी कि इस सिचुएशन में 5,000 रुपए महीने का हर महीने वो एक टारगेट बना के चल सकते हैं कि कम से कम 5,000 रुपए महीने का फ्रेश एसआईपी तो क्लाइंट्स का जरूर करना है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ गई। यहां पर आप देखेंगे कि पहले साल तो आपको कोई खास इनकम नहीं आ रही है, 1,00,000 का एसआईपी चल रहा है, साथ में 5,000 का आपने एसआईपी और स्टार्ट कर दिया, हर महीने शुरू कर दिया, तो पहले साल आपको 8,367 रुपीज का पूरे साल में केवल इनकम हुई। लेकिन आप धीरे धीरे करके देखिए, दूसरे साल आपका 30,000 की इनकम स्टार्ट हो गई पूरे साल का, फिर 62,000, फिर 1,06,000, 1,63,000, 2,34,000, इस तरह से करके आप केवल 5,000 रुपए महीने का एसआईपी अगर स्टार्ट करते हैं तो अगले 20 साल में जो टोटल आप कमाएंगे 2,52,00,000 कमाएंगे। और इसी पैसे को अगर आप इन्वेस्ट कर दें, उसी जगह इन्वेस्ट कर दें जहां पर आपने अपने इन्वेस्टर का पैसा लगवाया है, तो अगले 20 साल में आपके खुद का जो पोर्टफोलियो होगा, अपना जो इन्वेस्टमेंट है, वो 4,45,83,835 रुपए का रहेगा। तो दैट इज पावर ऑफ एसआईपी। आप जितना ज्यादा एसआईपी की तरफ ध्यान देंगे, लॉन्ग टर्म में आप अपने क्लाइंट का तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर रहे हैं, साथ साथ आप अपना भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर रहे हैं। तो इसी ढंग से आप आगे बढ़ते रहिए। यहां पर जैसे 1,00,000 मैंने डाला है, आप इस अमाउंट को बदल भी सकते हैं, इस अमाउंट को आप बदल भी सकते हैं। आप यहां पर अगर किसी का मान लेते हैं 10 लाख है, तो आप 10 लाख डाल दीजिए। 10 लाख है तो कोई व्यक्ति बड़े आराम से 50,000 तक का बिजनेस कर सकता है हर महीने फ्रेश। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप पाएंगे कि आपका जो खुद का पोर्टफोलियो होगा आज से 20 साल बाद वो 44,58,00,000 का रहेगा। लगभग आप कह सकते हैं 45 करोड़ का खुद का आपका पोर्टफोलियो रहेगा। सिमिलरली कोई कहता है कि मैं आज फ्रेशर हूं, मैं तो कुछ काम करता ही नहीं हूं, मैं बस हर महीने मैं इतना टारगेट लेके चलता हूं कि हर महीने 10,000 रुपए का फ्रेश एसआईपी करूंगा, यही मैं अपने लाइफ टाइम कंटिन्यू करूंगा, हर महीने 10,000 रुपए फ्रेश क्लाइंट लाऊंगा और उनका एसआईपी बढ़ता रहेगा। तो भी आप अपने लाइफ में 20 साल में अपने खुद का पोर्टफोलियो 6,55,00,000 रुपए का बना लेंगे। तो दैट इज पावर ऑफ एसआईपी। तो ये वाला जो डेटा है आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस एक्सेल शीट को आप यूज कीजिए, जितना चाहे उतना यूज कीजिए। आप हर महीने अपने अगले 20 साल या आने वाले कुछ सालों का क्या इनकम रहेगा, आपका खुद का क्या पोर्टफोलियो होगा, आप सारी चीजें यहाँ पर से खुद भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं इतना ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, 12% रिटर्न नहीं आएगा, 8% ही रिटर्न आएगा और कमीशन मेरा गिर के हो जाएगा 0.5, यानी कि 98 का ही कमीशन कमाऊंगा, तब भी अगर आप 10,000 रुपए महीने का फ्रेश एसआईपी हर महीने करते हैं तो भी आपका 2,15,00,000 रुपए का खुद का पोर्टफोलियो रहेगा। तो इस तरह से करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपके मन में अगर अभी कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में सवाल है पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। श्रेया मैडम, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर दें। यस सर। हाँ जी मैम। जो भी गौतम जी ने लिखा है, आई एम न्यू टू म्यूचुअल फंड। बहुत बढ़िया गौतम जी, आप अपना सवाल पूछें।
हाउ टू गो अहेड? सर ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले जो है म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे करके वर्क करता है, मैं मान के चलता हूँ कि आपने NISM 5A वाली किताब पढ़ा होगा और उसके बाद ही आपने एग्जाम दिया होगा और फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं। तो अगर पूरे भारत में बोलूं तो सबसे अच्छी किताब म्यूचुअल फंड सीखने के लिए आज भी मैं बोलता हूँ NISM 5A वाली किताब है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी जब आपने एग्जाम दिया था। उस किताब को एक बार पूरा फिर से ध्यान से पढ़ें। दूसरी चीज, निवेश.com जो आपको टाइम टू टाइम रिसर्च देता है उसे देखिए। जो जो आपके यहाँ पर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसको बार बार अटेंड कीजिए। जितने भी आप लोगों को जानते हैं, एक अपना सिंपल सा विजिटिंग कार्ड छपवाइए, वो सबको आप दीजिए विजिटिंग कार्ड और लोगों को बताइए कि मैं ये काम करता हूं। तो जो भी आप काम करते हैं उसके बारे में बताइए लोगों को, और फिर फाइनली आप और आगे बढ़िए। जैसे जैसे लोग जानेंगे आप और सीखते जाएंगे। इसी दौरान लेकिन आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर के साथ हमेशा जुड़े रहें। वो जितनी आपकी हेल्प कर सकते हैं उतना कोई भी नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे करके ये बिजनेस बढ़ता है। ऐसा नहीं कि एक ही साथ अचानक से आपके ऊपर पैसे की बरसात होगी, लेकिन हाँ, समय के साथ आप पाएंगे कि इससे अच्छा काम आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। डॉक्टर चंद्रशेखर जी लिख रहे हैं, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड ओवर फिक्स्ड डिपॉजिट। सर म्यूचुअल फंड अच्छा भी है, फिक्स्ड डिपॉजिट से बुरा भी है। फिक्स्ड डिपॉजिट की खास बात क्या होती है कि जो एक बार आपको लिख के दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपका जो रिटर्न है वो कुछ भी पहले से नहीं मालूम होता। एक प्रिडिक्टिव रिटर्न होता है कि डेट फंड्स में जनरली मुझे बैंक FD के सेम पीरियड से ज्यादा रिटर्न आ जाएगा। लेकिन जो बाकी है, ठीक है, FD का भी एक अपना फायदा है। आप पहले से जानते हैं कि क्या रिटर्न आएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि आपको दोनों काम करना है, FD भी बेचिए, म्यूचुअल फंड भी बेचिए। ऐसा नहीं कि मैं केवल एक ही चीज करूंगा। Done, sir. I am into IT recruitment staffing services. Earlier worked as SAP BW senior consultant. वेरी गुड सर, आपका जो काम है वो आपको जरूर फायदा देगा, क्योंकि आपके बहुत से दोस्त होंगे जो इस काम को अभी कर रहे हैं। तो आप उनको बताइए कि मैं ये काम करता हूँ, और धीरे धीरे करके आपकी क्लाइंटेज बढ़ेगी। बाकी और कोई मन में सवाल है तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछिए। I request the participant, if you have any question, you can ask through chat box. मैं पार्टिसिपेंट से अनुरोध करती हूँ कि यदि आपके कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। Sir, as I see, there are no questions. ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ नई चीजें आपने सीखा होगा। धन्यवाद राहुल जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, इट वॉज प्लेजर टू हैव यू विथ अस। वेल, आज की इवेंट में इतना ही। सभी पार्टिसिपेंट का भी इवेंट में हिस्सा बनने के लिए और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Rahul ji, for joining and sharing your wonderful thoughts with us. हाँ जी मैम, It कुछ was सवाल है। एक अनिल कुमार भट्ट जी ने लिखा है, एक्सेल शीट सेंड करना बिल्कुल किया जाएगा। अभिजीत चटर्जी ने लिखा है, व्हाट विल बी द टैक्स रूल इन न्यू फॉर्मेट। मैम इसके लिए मेरे ख्याल से आपने कोई प्रोग्राम किया होगा या करने वाली होंगे। Yes, sir. Sure. Sir, we have done our program on Friday con call. ठीक है, तो उसका भी लिंक अगर है तो वो आप शेयर कर दीजिएगा। Yes, sure. रिकॉर्डिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलते रहेंगे और दूसरे टॉपिक्स के साथ। Thank you, sir. थैंक यू मैम। इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्दी शेयर कर दी जाएंगी। धन्यवाद।